Good morning, plus 2 class. In today's video, we will discuss some more relations, some more formulas, and these formulas help to solve some other numericals. ठीक है, तो पहला हमारे पास जो रिलेशन है वो है फैराडे और इक्विवेलेंट मास के बीच में. इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है? Whenever we supply current equal to 1 फैराडे, ठीक है, तो किसी भी सब्सटेंस का जो मास डिपॉजिट होगा दैट इज़ ऑलवेज इक्वल टू इट्स इक्वलेंट मास. ठीक है, ये हमारे पास आ गया इन दोनों के बीच में रिलेशन कि 1 फैराडे इज इक्वल टू इक्वलेंट मास ऑफ एनी सब्सटेंस. ठीक है, तो उसी को हम जो है वो डिराइव कर लेते हैं कि किस तरह से जो है 1 फैराडे है वो इक्वलेंट मास के बराबर जो है किसी सब्सटेंस का मास डिपॉजिट करता है. तो देखो बच्चे, आप लोगों को पता है कि अगर मुझे किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल डिपॉजिट करवाना है, कितना डिपॉजिट करवाना है? 1 मोल. तो मुझे कितना चार्ज चाहिए होता है? दैट इज इक्वल टू एन इंटू एफ. ये पढ़े हम, ठीक है, पढ़ बैठे हम एन इंटू एफ के अकॉर्डिंग. और 1 मोल जो है इट कैरी मास इक्वल टू मोलर मास. ठीक है, तो उसी को मैंने घुमा के लिखा कि चार्ज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट मास इक्वल टू मोलर मास ऑफ एनी सब्सटेंस. अगर मुझे किसी सब्सटेंस के मोलर मास के इक्वल मास डिपॉजिट करवाना है दैट इज इक्वल टू एन इंटू एफ, बिकॉज मोलर मास इज इक्वल टू 1 मोल. ठीक है, तो हो गया मेरे पास बड़ा सिंपल एन इंटू एफ. इसके बेस पे हमने न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, अब हमें पता है कि इक्विवेलेंट मास क्या होता है. इक्विवेलेंट मास होता है मोलर मास. ठीक है, वैसे हम बात करते हैं बेस की, एसिड की हम पढ़ चुके हैं, तो मोलर मास को हम डिवाइड करते हैं बेसिटी के साथ, एसिडिटी के साथ. लेकिन अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम बात करेंगे आयंस की, बिकॉज हमें उनका एक आयन को जो है डिपॉजिट करना है. ठीक है, तो जैसे कोई भी आयन है, अगर उसका इक्विवेलेंट मास हम कहें तो इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोलर मास अपॉन उस आयन में कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं इन आइदर ऑक्सीडेशन और इन रिडक्शन, या बोलेंगे इसके ऊपर चार्ज कितना है. ठीक है, जैसे Na पॉजिटिव है, Ca2 पॉजिटिव है, तो उनका इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे? मोलर मास ऑफ कैल्शियम. अगर मैं Ca2 पॉजिटिव का इक्विवेलेंट मास निकालना चाहूँ तो इट बिकम्स इक्वल टू मोलर मास ऑफ कैल्शियम 40 अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व. मैंने क्या लिखा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व. ये फॉर्मूला भी हमने पहले किया है. कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है इसमें, कितने चाहिए इसको रिड्यूस होने के लिए? 2. या तो बोल देंगे इसके ऊपर चार्ज कितना है, दैट इज इक्वल टू 2. तो इसका इक्विवेलेंट मास कितना आ जाएगा बच्चे? 20. ठीक है, सिंपल एग्जाम तुम्हें समझाने के लिए बताया है. तो इक्विवेलेंट मास जो होता है किसी आयन का इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व. ठीक है, अब मोलर मास जितना मास डिपॉजिट करवाने के लिए मुझे कितना चार्ज सप्लाई करना पड़ रहा था दैट इज इक्वल टू एन इंटू एफ. तो अगर मुझे कितना मास डिपॉजिट करवाना है, इक्विवेलेंट मास जितना मास डिपॉजिट करवाना है, ठीक है, तब मुझे कितना चार्ज चाहिए? जितना मोलर मास के लिए चाहिए अपॉन क्या कर देंगे? एन कर देंगे. बिकॉज मोलर इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए हमने एन से डिवाइड किया, तो चार्ज निकालने के लिए भी मुझे एन से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा कि नहीं? ठीक है, तो मैंने क्या लिखा है? चार्ज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट मास इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ एनी सब्सटेंस equal to charge required to deposit mass equal to molar mass, that is n into f upon n. ठीक है, n से n क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा. तो हमारे पास क्या रह गया? फैराडे, 1 फैराडे रह गया. ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या प्रूव कर लिया कि वेन एवर वी सप्लाई करंट इक्वल टू 1 फैराडे इट ऑलवेज डिपॉजिट 1 gram equivalent of the substance, or we can say the mass equivalent to its equivalent mass. ठीक है, तो आपने ये याद रखना है हमेशा कि whenever we supply 1 Farad of electricity is always deposit 1 gram equivalent of the substance. सेकेंड हमारे पास जो रिलेशन हम पढ़ने जा रहे हैं वो है रिलेशन बिटवीन E एंड Z. ठीक है, इसमें E क्या है? E है इक्विवेलेंट मास ऑफ एनी सब्सटेंस और Z है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट. ठीक है, जो हमने फैराडे फर्स्ट लॉ में निकाला था ना, फैराडे फर्स्ट लॉ में हमने कहा था मास W इज इक्वली प्रोपोर्शनल टू क्या था? चार्ज. और प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करने के लिए हमने कांस्टेंट यूज़ किया था एंड उसको हमने क्या नाम दिया था? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट. तो ये वही इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है. ठीक है, और हम अब इन दोनों के बीच में डिस्कस करने जा रहे हैं रिलेशन ई और जेड के बीच में. ठीक है, अच्छा, इसके बेस में जो रिलेशन आएगा तो उसके बेस पे आप लोगों को न्यूमेरिकल्स आते हैं. अब ना हमारे पास
हमने रिएक्शन ले ली, कंसीडर कर लिया ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। मान लेते हैं कोई भी एक आयन है, मेटल आयन है, ठीक है, और इसके ऊपर कितना चार्ज है, n पॉजिटिव। तो डेफिनेटली अगर इसको रिड्यूस होना है, इसको मेटल में चेंज होना है, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, n इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो n इलेक्ट्रॉन सप्लाई किया हमने और ये बन गया मेटल सॉलिड। कोई भी जरूरी नहीं मेटल ही हो, कोई भी एलिमेंट सॉलिड फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब मान लेते हैं इस एलिमेंट, जो ये m एलिमेंट है, इसका एटॉमिक मास कितना मान लेते हैं, a ग्राम। लेट a ग्राम इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट m, ठीक है। और इसी m एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास मान लेते हैं कितना, कैपिटल ई। कैपिटल ई क्या मान लिया हमने, इसका इक्विवेलेंट मास ऑफ द एलिमेंट m। क्लियर। a ग्राम क्या आ गया, इसका एटॉमिक मास आ गया, और कैपिटल ई क्या आ गया, इसका इक्विवेलेंट मास आ गया, ठीक है। आप फिर से वही फैराडे को लॉ जो है वो आप रिकैप्सुलेट कीजिए। और सिंपल है, अगर मुझे इस एलिमेंट m का, ठीक है, अगर मुझे इस एलिमेंट m का मास डिपॉजिट करवाना है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, कितना मास डिपॉजिट करवाना है, a ग्राम, ठीक है। कितना मास डिपॉजिट करवाना है, a ग्राम, विच इज़ द एटॉमिक मास ऑफ द सब्सटेंस। तो किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास जितना मास डिपॉजिट करवाने के लिए, ठीक है, हमें कितना चार्ज सप्लाई करना पड़ता है, दैट इज इक्वल टू n इंटू एफ, ठीक है ना। मोलर मास दैट इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है। तो n इंटू एफ यानी कि 96500 चार्ज ऑफ चार्ज, कूलम ऑफ चार्ज विल डिपॉजिट मास ऑफ m, कितना करवाएगा डिपॉजिट, इक्वल टू a ग्राम, इतना कराएगा ना, a ग्राम मास, ठीक है। और अगर हमें मान लो मैंने इतना चार्ज सप्लाई नहीं किया, मैंने 1 कूलम ही सप्लाई किया है, ठीक है, तो ये इतना कूलम बनेगा ना, n इंटू जो भी आएगा इसमें 96500 कूलम है। अगर मैंने 1 कूलम चार्ज सप्लाई किया है, वो कितना मास डिपॉजिट करवाएगा। ये बाकी जो नीचे वाली ये टर्म है, एक नीचे ले आएंगे, तो ये हो जाएगा n इंटू 96500 ग्राम, ठीक है। तो हमारे पास एक तो ये रिलेशन आएगा कि वेन एवर वी सप्लाई 1 कूलम ऑफ चार्ज, कितना मास उसका डिपॉजिट होगा, उसका अपना एटॉमिक मास अपॉन जितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है इंटू 96500 ग्राम, ठीक है। लेकिन हमने फैराडे के फर्स्ट लॉ से भी एक जो है रिलेशन फाइंड आउट किया था, ठीक है। ये पहले ये देख लेते हैं। हमें पता है W इज इक्वल टू Z इंटू Q है, ठीक है। तो हमने ये भी कहा था कि व्हेन वी सप्लाई 1 कूलम चार्ज, कितना सप्लाई करते हैं चार्ज हम, 1 कूलम चार्ज, तो किसी भी सब्सटेंस का कितना मास डिपॉजिट हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू Z। अगर आप यहाँ पे 1 कूलम लिखोगे, वन पुट करोगे वैल्यू, डेफिनेटली Z किसके इक्वल आ जाएगा, इट बिकम्स इक्वल टू W, ठीक है। तो उस केस में हमारे पास ये W था क्या, मास डिपॉजिटेड ना, तो उस केस में कितना मास डिपॉजिट होगा हमारे पास, इक्वल टू इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, पढ़ा ना आप लोगों ने फैराडे फर्स्ट लॉ में, ठीक है। तो अब उसी को यूज़ करेंगे हम। देखो पहले हमने लिखा कि 1 चार्ज जो है, इसके अकॉर्डिंग ना हमने कहा कितना मास करवाएगा डिपॉजिट, इक्वल टू दिस। लेकिन हमने ये भी पढ़ा है कि 1 कूलम ऑफ चार्ज डिपॉजिट मास ऑफ एलिमेंट इक्वल टू Z ग्राम, ये अभी हमने यहाँ से निकाला, ठीक है। ये हमने पढ़ा है फैराडे के फर्स्ट लॉ से, ये और ये, ठीक है, ये दोनों ही डिपॉजिट हो रहे हैं व्हेन वी आर सप्लाइंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हो जाएंगे, बिकॉज ये दोनों ही मासेस ग्राम में मासेस है किसी एलिमेंट के, व्हेन वी आर सप्लाइंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, यानी कि बोथ दीज वैल्यूज आर इक्वल टू ईच अदर। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, Z इज इक्वल टू, इसके इक्वल हो जाएगा ना, A अपॉन n इंटू 96500 ग्राम, ठीक है। अच्छा ये जो है ना A, दिस इज एटॉमिक मास, n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व। अगर हम किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास को उसकी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड करते हैं, तो वो क्या चीज़ बन जाती है, दैट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास, ठीक है। पता है हमें इक्विवेलेंट मास क्या होता है, एटॉमिक मास, ठीक है, अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व। तो हमारे पास A अपॉन n जो है वो पैरामीटर किसके इक्वल आ जाएगा, E के इक्वल आ जाएगा। तो हमने इन प्लेस ऑफ A अपॉन n हमने क्या लिख दिया, E लिख दिया, नीचे क्या आ जाएगा 96500 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन आ गया Z और E के बीच में, Z इज इक्वल टू E अपॉन 96500 ग्राम। और अगर आपने E की फॉर्म में निकाला तो डेफिनेटली Z 96500 वहाँ चला जाएगा, तो हमारे पास E क्या आ जाएगा, Z इंटू 96500,
ठीक है। और इससे आप बहुत सारे रिलेशंस फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपको z ना गिवन हो, आपको मास और कूल चार्ज गिवन हो, तो हमें पता है z ये है ना, w इज इक्वल टू z इंटू क्यू है। तो यहाँ से z कितना आ जाएगा बच्चे, w अपॉन q आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वही किया है, मैंने z की जगह क्या पुट कर दिया है, w अपॉन क्यू। ठीक है, ये डिपेंड करता है न्यूमेरिकल में आपको किसकी वैल्यूज गिवन है। ठीक है, w अपॉन क्यू इंटू 96500। और आगे भी अगर मान लो आपको चार्ज की वैल्यू गिवन ना हो, आपको करंट गिवन हो, आपको टाइम गिवन हो, एज वी नो दैट जो हमारे पास q है इज इक्वल टू आई इंटू टी है। तो मैंने वही काम किया है, सिर्फ मैंने इन प्लेस ऑफ q मैंने क्या पुट किया है, आई इंटू टी। तो ये हमारे पास जो है ये रिलेशंस आ गए किसके बीच में, z और e के बीच में। क्लियर। तो ये जो है रिलेशंस डिपेंड करता है व्हेन एवर वी हैविंग न्यूमेरिकल विच वैल्यूज आर गिवन टू अस एंड विच वैल्यूज वी हैव टू कैलकुलेटेड, उसके अकॉर्डिंग हम ये न्यूमेरिकल्स में फॉर्मूलेज जो है वो पुट करते हैं। क्लियर। अच्छा, जब मैंने ये यूनिट स्टार्ट किया था तो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी हैविंग 3 एस्पेक्ट्स। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो हमने पढ़ लिया। सेकेंड एस्पेक्ट था हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, उसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल्स हमने किए हैं, कुछ हम आगे भी करेंगे। और थर्ड एस्पेक्ट है इसका इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन, जो हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन क्या है, कोई नया टॉपिक नहीं है ये। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन को पढ़ने से पहले हम एक बार नज़र मार लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। ठीक है, रिकैप्सुलेट कर लेते हैं इसको। इलेक्ट्रोलाइट्स आप लोगों को पता है, अगर कोई ऐसा सब्सटेंस है, ठीक है, और जो कि उसको हम इलेक्ट्रिक करंट पास करें तो वो डिकम्पोज हो जाता है, और जिसमें से करंट पास हो जाएगा तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, या हम उनको कह सकते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। ठीक है, अगर कोई ऐसा सब्सटेंस है जो कि ब्रेक डाउन होके उसमें से करंट पास हो रहा है, ठीक है, आदर इन द मोल्टन स्टेट और इन द एक्वस स्टेट, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। ठीक है। अच्छा, ये जो करंट जनरेट करते हैं, पास करते हैं, ठीक है, तो ये किस वजह से करते हैं, बिकॉज यहाँ पे हमने कहा ना ये डिकम्पोज होते हैं तो ये आयंस बनाते हैं। तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन जो है इट इज़ बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ आयंस। ठीक है, जब कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है उसमें से आपने करंट पास किया तो वो डिकम्पोज हो जाएगा। ठीक है, डिकम्पोज होने के बाद उसमें आयंस बनेंगे, और आयंस की मूवमेंट की वजह से ही जनरेट होती है इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्शन, सॉरी। ठीक है, कंडक्शन होती है। ठीक है, और इस वजह से आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और इस वजह से उनको हम आयनिक कंडक्शन भी कह सकते हैं, इस प्रोसेस को हम आयनिक कंडक्शन भी कह सकते हैं। और जो कंडक्टर्स होते हैं, जिनमें जो सब्सटेंसेस होते हैं, उनको हम कहेंगे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स या आयोनिक कंडक्टर्स। ठीक है, तो कंडक्टर्स की डेफिनेशन क्या हुई इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स की, दो सब्सटेंसेस विच अंडरगो डिकम्पोजिशन when current is passed through them are called electrolytic conductors, या मैंने बताया क्या बोलेंगे उनको, आयनिक कंडक्टर्स, बिकॉज द कंडक्शन इज बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ आयंस। ठीक है, और इस पूरी प्रोसेस को नाम दे देंगे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। ठीक है, अब ना जो इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स हैं, इनमें जो कंडक्शन हो रही है उसमें क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कंडक्शन को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो पहला फैक्टर है नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट की ना, तो हमारे पास दो तरह के होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, प्लस वन में पढ़ चुके हैं आप, स्ट्रॉन्ग और वीक। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो प्रॉपरली डिसोसिएट, प्रॉपरली फर्निश नहीं होते हैं आयंस की फॉर्म में, तो ये कंडक्शन जो हो रही है इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ आयंस। अगर आयंस ही कम फर्निशिंग होंगे तो मूवमेंट कम होगी, तो कंडक्शन भी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं बच्चे, प्रॉपरली आयनाइज हो जाती है। इतने भी हमारे पास एसिड्स हैं, बेसिस है मैक्सिमम। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड जो होंगे, जो स्ट्रॉन्ग बेसिस होंगे, वो मैक्सिमम सारे बिहेव करेंगे एज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और जो वीक एसिड्स, वीक बेसिस होगी, वो क्या बिहेव करेंगे एज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे प्रॉपरली फर्निश हो जाते हैं आयंस में, यानी कि वो ज़्यादा आयंस बनाएंगे तो आयंस की मूवमेंट ज़्यादा होगी, तो कंडक्शन भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में हम डिस्कस क्या किया, इफ द इलेक्ट्रोलाइट इज स्ट्रॉन्ग देन द कंडक्शन विल बी मोर। ठीक है, सेकेंड फैक्टर जो अफेक्ट करेगा कंडक्शन को वो है साइज ऑफ द आयंस प्रोड्यूस्ड एंड देयर सॉल्वेशन। ठीक है,
अच्छा, हम जो कंडक्शन करते हैं व्हेन वी पास्ट, जब इनको हम सॉल्वेंट में ऐड करते हैं, ठीक है, सॉल्वेंट में ऐड करेंगे तब जाके ये क्या होंगे, आयंस में क्या होंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि एसिड्स ही हैं, बेसिस ही हैं, हमने हमने पढ़ा कि आयन डिसोसिएट कब होते हैं, जब इनको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्या है कि जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे ना बच्चे, तो ये आयंस बनाएंगे, ठीक है। और ये आयंस जो हैं, ये वाटर की तरफ जितने ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे, यानी कि उतने ज़्यादा ये वाटर में डिसॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। और जितने ज़्यादा ये अट्रैक्टेड होंगे, यानी कि उतने ज़्यादा उस आयन के ऊपर, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, उतने ज़्यादा उस आयन के ऊपर क्या अटैच हो जाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स। ये हम पढ़ चुके हैं +1 में। और ये डिपेंड किसी और एक चीज़ पे भी करता है, दैट इज़ हाइड्रेशन एनर्जी। मान लो हमारे पास जो आयंस बने हैं ये बहुत ही छोटे बने हैं और इनकी बहुत ही ज़्यादा है हाइड्रेशन एनर्जी, तो उस केस में क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा क्या अट्रैक्ट कर लेंगे अपनी तरफ, वाटर मॉलिक्यूल्स। जितने ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ जो है अटैच हो जाएंगे, ठीक है, उतने ज़्यादा ये आयन बल्की हो जाएगा, बल्कि हो जाएगा, और उतना इसका साइज क्या होगा बच्चे, इंक्रीज कर जाएगा। और जितना साइज इंक्रीज करेगा ना आयन का, किसी भी आयन का, तो उसकी मूवमेंट उतनी ही क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है, ठीक है। तो हम कहेंगे हाई द सॉल्वेशन एनर्जी, है द सॉल्वेशन पावर या सॉल्वेशन इफेक्ट ऑफ द आयन। जितना ज़्यादा वो वाटर अट्रैक्ट कर रहा है, उतने ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच होते जाएंगे और उतना ही उसका साइज बड़ा होता जाएगा, तो उसकी मूवमेंट उतनी क्या होती जाएगी, स्लो होती जाएगी। तो डेफिनेटली कंडक्शन जो है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। साइज ऑफ द आयंस प्रोड्यूस्ड एंड देयर सॉल्वेशन में यही डिस्कस किया कि साइज जितना बड़ा प्रोड्यूस होगा, एक तो सिंपल अगर हम बोले ना कि हाँ भाई अगर कोई बड़े बड़े आयंस हैं तो तब भी अगर उनका साइज बड़ा है तो मूवमेंट क्या होगी, स्लो होगी। तो डेफिनेटली अगर मूवमेंट स्लो है तो कंडक्शन क्या होगी, कम होगी। यानी कि साइज के साथ कंडक्शन का कैसा रिलेशन होगा, इन्वर्सली रिलेशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ द सॉल्वेंट एंड इट्स विस्कोसिटी। डेफिनेटली लाइक डिजॉल्व लाइक पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। अगर सोल्यूट सॉल्वेंट की नेचर आपस में मिलती है तो फटाफट से सोल्यूट जो है, जो इलेक्ट्रोलाइट हम बात कर रहे हैं, वो प्रॉपरली क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा आयंस में। और उतनी ही जल्दी वो डिसोसिएट हो गया, ज़्यादा आयंस बनाएगा, डेफिनेटली कंडक्शन क्या होगी उसकी, इंक्रीज करेगी, ठीक है। एंड विस्कोसिटी, विस्कोसिटी में हम देखेंगे अगर जितना ज़्यादा जो हमारा सॉल्वेंट ना विस्कस होगा, थिक होगा, ठीक है, तो उतनी ही ज़्यादा जो आयन है ना बच्चे, जो इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट हुआ है, उसकी मूवमेंट क्या होगी, उतनी ज़्यादा कम होगी। तो विस्कोसिटी अगर सॉल्यूशन की ज़्यादा होगी तो क्या होगा, यानी कि वहाँ पे विस्कोसिटी ज़्यादा है, ठीक है, तो फ्लो में क्या होगी, ऑब्स्ट्रक्शन ही हो जाएगी आयन के फ्लो में, देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन द फ्लो ऑफ द आयन, तो इस वजह से उसकी कंडक्शन भी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रोलाइट की कम हो जाएगी। नेक्स्ट है कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, ये इसी से रिलेट करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन जितना डाइल्यूटेड होगा, यानी कि वहाँ पे उतने ज़्यादा आयंस फर्निश्ड हो रहे हैं, पानी डालते जाएंगे, यानी कि वी आर डाइल्यूटिंग द सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते जा रहे हैं, डेफिनेटली उतने आयंस हमें ज़्यादा मिलेंगे। और डाइल्यूटेड सॉल्यूशन में जो मूवमेंट है आयंस की वो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू विच सॉल्यूशन, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। वहाँ पे आयंस की फर्निशिंग भी क्या होगी, कम होगी। और अगर ज़्यादा कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन हुआ तो वो विस्कस होगा, अगर विस्कस होगा तो मूवमेंट ऑफ आयंस विल बी लेस, और इस वजह से जो कंडक्शन है वो कैसी होगी, कम होगी, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट फैक्टर है जो अफेक्ट करेगा वो टेम्परेचर है। अगर ना कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है उसकी हम डेफिनेटली कंडक्शन चेक कर रहे हैं, तो टेम्परेचर का इसमें डायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है बच्चे। अगर जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे ना, आप खुद सोचो, अगर मेरे पास आयनिक सोल्यूशन है, कंडक्शन इज बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ आयंस, ठीक है, और टेम्परेचर बढ़ाने से उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो उनकी मूवमेंट भी क्या होगी, इंक्रीज करेगी ना, ठीक है। डेफिनेटली अगर ज़्यादा मूवमेंट बढ़ेगी तो फटाफट रिएक्शन होगा, और फटाफट से क्या कंडक्शन क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। यानी कि इलेक्ट्रिक कंडक्शन जो है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द
टेम्परेचर, बिकॉज टेम्परेचर बढ़ाने से एक तो फर्निशिंग भी फटाफट से हो जाएगी आयंस की, फटाफट आयंस ब्रेक हो जाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाने से उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। पहली बात तो मान लो कोई भी अगर इलेक्ट्रोलाइट मेरे पास, टेम्परेचर बढ़ाने से उसका बॉन्ड फटाफट से टूट जाएगा, आयंस फटाफट से बन जाएंगे, ठीक है, और इनकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी, डेफिनेटली कंडक्शन भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ये थी इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन, जो कि हमेशा टेम्परेचर से क्या करती है, इंक्रीज करती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास होगी मेटालिक कंडक्शन, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है, वो बिल्कुल ऑपोजिट चलेगी उसके साथ। लेकिन अभी हमने कौन सी पढ़ी है, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन, एंड द कंडक्टर्स कंडक्टिंग दिस टाइप ऑफ कंडक्शन बिकॉज ऑफ आयंस दे आर नोन एज इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स और मे बी नोन एज आयनिक कंडक्टर्स। क्लियर?